अगर आज ज्योतिबा फुले होते, क्या गुलामगिरी लिख पाते? दलितों की शिक्षा, स्त्रियों की परिस्थिति, फिर समाज का विश्लेषण, चौथा फिर सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना, ये 4 मेरे ख्याल से उनके मुख्य विचारों के और कार्यों के स्तंभ हैं, जिसके लिए हमारा समाज हमेशा उनका ऋणी रहना चाहिए। आज से करीब पौने 200 साल पहले एक व्यक्ति वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात कर रहा है, विश्व बंधुत्व, और ये मेरे ख्याल से ज्योतिराव फुले जी का एक बहुत बड़ा योगदान है विचारों की दुनिया में, जहाँ वो ये देख रहे थे कि पूरी दुनिया में मानवता जो बटी हुई है, वो क्यों बटी हुई है। आज ज्योतिबा फुले की जयंती है, आप सभी को बधाई। बाबा साहब के 3 गुरु थे, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। राजनीतिक रूप से बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले के लाइन को, उनकी राह को पकड़ा और उन्होंने एक भाषण भी दिया था कि सत्ता में आने वाले प्रत्येक दल को ज्योतिबा फुले की, महात्मा फुले की प्रजातांत्रिक जो दर्शन है, उसको अपनाना होगा। ज्योतिबा फुले का क्या कंट्रीब्यूशन था भारत के समाज में, भारत के राज व्यवस्था में, इस पे चर्चा इस एपिसोड में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं। आज उनके माध्यम से जानेंगे ज्योतिबा फुले होने के मायने। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद रतनलाल जी सर। जी। आपका ये जो सवाल है ज्योतिराव फुले का, ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 19वीं शताब्दी के मध्य में जब यहाँ आधुनिक शिक्षा को लाया गया, जब यहाँ उद्योग धंधे विकसित हो रहे थे और एक आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही थी, उस समय दलितों के और किसानों के एक बराबरी के दर्जे पर आने के जो अवरोध थे, स्त्रियों की बराबरी का जो अवरोध था, वो पूरे समाज में कुछ ही लोग उसको महसूस कर रहे थे, और जो सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे थे, वो थे ज्योतिराव फुले। किसी ने उनसे कहा, भाई पूरा देश अभी आज़ादी के आंदोलन में लड़ेगा, बाद में लड़ने वाला है, तो आप उसमें क्यों नहीं जाते? तो ज्योतिराव फुले ने सोचा कि ये अंग्रेज़ों की गुलामी तो 150 साल की है, उस समय जो भी वक्त हुआ होगा, और जिस गुलामी के खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूँ, वो 3000 साल पुरानी है। इससे उनका तात्पर्य भारत में दलित, आदिवासी और स्त्रियों की जो बुरी हालत थी, उसके बारे में था। तो ज्योतिराव फुले वैसे तो माली समाज से समृद्ध परिवार से थे, और समाज का दुख उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। और वो मुख्य रूप से, जैसे पूना में उनका है घर, उसके आसपास उन्होंने जो काम शुरू किया, उस काम का समाज में बहुत विरोध हुआ। और अभी तो खैर उनके नाम पर एक फिल्म भी आ रही है, वो हम देख के बताएंगे कि उसमें कैसा क्या दर्शाया गया है। पर जो अभी रोक लगी हुई। उनकी जीवनी के आधार पे, जी, और उनकी जीवनी के आधार पे और जो उनकी संकलित रचनाएं हैं, उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जैसे समाज में जो वास्तविक समस्याएं थी, उनसे वो जूझने के लिए सामने आए। अब कई बार ऐसा भी है कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इनका नाम साथ में भी लेना पड़ता है। वो इसलिए कि सावित्रीबाई फुले अपने आप में भी बहुत उच्च कोटि की नेता थी, और ज्योतिराव फुले तो खैर मार्गदर्शक थे ही। तो कई चीजें उन्होंने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर की, जिसमें सबसे पहली मैं बात दिखाना चाहता हूँ कि उस समय विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी, और जो भी औरत विधवा हो जाती थी, उसके पूरे बाल साफ कर दिए जाते थे और उनको सफेद कपड़े पहनने पे मजबूर होता पड़ता था। तो उसमें ज्योतिराव जी ने जो 2 काम किए, पहला काम तो ये किया कि मजेदार बात ये है, ये थोड़ी मजेदार बात भी है, कि जो नाई बाल काटते थे, उनकी उन्होंने हड़ताल करा दी। क्यों भाई? अगर नाई हड़ताल पे हैं, तो ये बेचारी स्त्रियों के जो खराब उनके बाल काटे जाते हैं, वो रुक जाएगा। खैर, ये एक प्रतीकात्मक काम था कि उन्होंने नाई की हड़ताल कराई। दूसरा, जो ऐसी औरतें थी, वो घर में रहती थी और घर के ही कुछ लोग उनका शोषण करते थे। इसके कारण कई औरतें गर्भवती भी हो जाती थी।
तो ये ज्योतिराव और उनकी पत्नी ने ऐसी बहुत सारी स्त्रियों को सहारा दिया, और ये उनके एक इस काम के कारण इतना विरोध हुआ, खासतौर से ब्राह्मण समाज से और दूसरे समाज से, कि उनकी आलोचना हर जगह होने लग गई। फिर जैसे उन्होंने स्कूल खोले, दलितों के लिए स्कूल खोले। अब ये तो उस समय सोचने वाली बात ही नहीं थी। अंग्रेज जो एजुकेशन लाए थे वो तो सबके लिए था, और यहाँ जो दलित समाज इतने हजारों साल से पीड़ित दमित था, तो हमारे यहाँ तो जो ब्राह्मणवाद है वो तो कहता है कि भाई दलित शिक्षा के काबिल नहीं है। अगर वो कुछ वेद वाक्य सुन ले तो कानों में सीसर डाल दो, वेद वाक्य बोले तो जीभ काट लो। ये समाज में वो कोई शिक्षा के लिए जा नहीं सकते थे। यहाँ उन्होंने जो स्कूल खोला खास तौर से दलितों के लिए, ये आज की भाषा में मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी इसलिए, और इसके लिए उनकी बहुत बहुत विरोध हुआ। उनके पिताजी तक ने उनको घर से निकाल दिया, भाई तुम ऐसा करोगे तो मेरा समाज में मैं कैसे रह पाऊंगा। पर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, और वो अपने एक दोस्त उस्मान शेख के यहाँ रहने लग गए। अब ये भी दूसरा उसका पहलू है। उस्मान शेख के यहाँ रहने लग गए, और वहीं से फिर सावित्रीबाई जी ने अपना लड़कियों का स्कूल, वही फातिमा शेख के पिताजी उस्मान शेख, तो इनके काफी सिंपैथाइजर थे। इन्होंने फिर दूसरा भी काम चालू किया, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, सिविल कॉन्ट्रैक्ट लेते थे फूलों के, बगीचों के, और उससे वो जीविका चलती थी। और फिर सावित्रीबाई ने जो उस्मान भाई की जो बेटी थी फातिमा शेख, उन्होंने स्कूल खोला, फातिमा जी उसमें टीचर बन गई। तो ये दो जो उनके काम थे, इन्होंने समाज को झकझोर दिया, और इतना झकझोर दिया कि लोग ज्योतिराव फुले के खिलाफ बहुत सारे आदेश निकालने लग गए, उनकी आलोचना में, पीड़ा में, और बहुत सारी नफरत की बातें फैलाने लग गई। और इसी बीच उन्होंने एक तीसरा जो महत्वपूर्ण मुझे सबसे लगता है वो ये कि उन्होंने भारतीय व्यवस्था को समझने के लिए जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। अतुलनीय ऐसा है कि भारतीय समाज एक तो जाति व्यवस्था से ग्रस्त है, और दूसरा यहाँ जो कास्ट क्लास सिस्टम है, यानी मजदूर और मालिक, जमींदार और किसान, इन्होंने उस किसान में दोनों चीजें देखी। एक तरफ से तो शोषित मजदूर, और दूसरी तरफ से शोषित दलित। और ये जो उनकी किताब है शेतकऱ्याची आसूड, जो इंग्लिश में कल्टीवेटर्स विप कॉर्ड है, उसमें उन्होंने इस बात को दर्शाया कि यहाँ वर्ग और जाति, इसका सम्मिश्रण ऐसे समाज में हमको देखने को मिलता है कि एक ही किसान के रूप में आपको एक मजदूर मिलता है, आपको एक दलित मिलता है, और वो दोनों तरफ से, एक तरफ से आर्थिक रूप से शोषित होता है, दूसरी तरफ से सामाजिक रूप से शोषित होता है। तो ये इनकी मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन योगदान था समाज में। और इसी के साथ साथ अब जैसे धर्म है, अब आजकल तो झूठे धर्म का पूरा बोलबाला है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, बाबागिरी हो रही है, और उसको समाज सरकार का समर्थन है। तो उन्होंने वहां सत्य शोधक समाज नाम की कल्पना की, और सत्य शोधक समाज में उन्होंने ऐसे कुछ नियम लाए कि भाई जो अंधविश्वास से दूर हों, जो मानवता को ज्यादा ये कर रहे हैं। और उन्होंने जो कल्पना की वो एक किसी देश की नहीं की, उन्होंने विश्व बंधु की कल्पना की। तो ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रतनलाल, कि उस समय आज से करीब 250 साल पहले एक व्यक्ति वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात कर रहा है, विश्व बंधुत्व। और ये मेरे ख्याल से ज्योतिराव फुले जी का एक बहुत बड़ा योगदान है विचारों की दुनिया में, जहाँ वो ये देख रहे थे कि पूरी दुनिया में मानवता जो बटी हुई है वो क्यों बटी हुई है। ये तो पूरा हमारा दुनिया एक होनी चाहिए, और एक प्रकार के मानवता के रूल इनमें होना चाहिए। तो मुख्य रूप से दलितों की शिक्षा, स्त्रियों की परिस्थिति, फिर समाज का विश्लेषण, चौथा फिर सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना, ये चार मेरे ख्याल से उनके मुख्य विचारों के और कार्यों के स्तंभ हैं, जिसके लिए हमारा समाज हमेशा उनका ऋणी रहना चाहिए। भारत में ज्योतिबा फुले थे और दूर इंग्लैंड में कार्ल मार्क्स थे, दोनों कंटेम्पररी थे। जैसा कि आपने किसान और मजदूर के संदर्भ में उनके विचार रखे, क्या ऐसा लगता है कि ज्योतिबा फुले उस समय कार्ल मार्क्स पढ़े होंगे या समझे होंगे या उनके बारे में जाने होंगे, या दोनों एक साइमल्टेनियस पैरेलल चलने वाली प्रक्रिया थी? मार्क्स उधर लिख रहे थे, ज्योतिबा फुले इधर लिख रहे थे।
जी। देखिए रतनलाल, आपने बहुत अच्छा एक पैरेललिज्म समांतर खड़ा किया है। कार्ल मार्क्स जब वहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम कर रहे थे कैपिटल की किताबों पर, और वो देख रहे थे समाज में शोषण, मजदूरी है जो पूरे संपत्ति का उत्पादक है, इस इधर ज्योतिराव फुले अपने समाज के अनुसार उसका विश्लेषण कर रहे थे। कार्ल मार्क्स के सामने इस प्रकार से कोई जाति का सवाल नहीं था जिसका वो विश्लेषण करें। भले ही उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के जातिवाद की भी का भी उल्लेख किया है, चर्चा। पर उनका जो विश्लेषण वो केंद्रित था, वो यूरोपीय समाज पे केंद्रित था, जहाँ एक तरफ फैक्ट्रियां हैं, एक तरफ मजदूर हैं, और एक तरफ जो जमींदार वर्ग, उसका खात्मा पूरी तौर से हो गया था। यानी जैसे आप देखें तो कार्ल मार्क्स के समय, उसके पहले जो बुर्जुआ रिवॉल्यूशन, ये औद्योगिक क्रांति, ये फ्रांस में पूरी हो चुकी थी, इंग्लैंड में उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और इधर भारत में जो उपनिवेशवादी राष्ट्र था, उसमें जो चीजें यहाँ के उपनिवेशवादी काल में ये जमींदारी के मूल्य चलते रहे, और एक तरफ औद्योगिक समाज भी आया। तो भारत का समाज एक peculiar है। हम किसी भी को ऐसे कॉपी नहीं कर सकते कि वहाँ ये हुआ तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। हर एक समाज को अपनी परिस्थिति के हिसाब से बदलाव, बेहतरी के लिए बदलाव लाना पड़ता है। तो ये कार्ल मार्क्स जो देख रहे थे, वो भी मैं मानता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था कि उन्होंने पूंजी का स्रोत बताया कि पूंजी कोई हवा से नहीं टपकती, पूंजी मजदूर के श्रम से आती है, और वो मजदूर और पूंजीपति का संबंध उन्होंने हमें समझाया। और ज्योतिराव फुले ने समझाया कि एक जाति व्यवस्था में भी जो यहाँ दो प्रकार की गैर बराबरी है, एक आर्थिक तौर पे, एक सामाजिक तौर पे। तो ये मेरे ख्याल से उसमें समांतरता भी है। एक ही टाइम तो एक ही है, उसी टाइम पे उधर वो कार्ल मार्क्स काम कर रहे थे, जी, और जी। उन्होंने एक मैनिफेस्टो के रूप में एक महान डॉक्यूमेंट हमको दिया है। और इधर से अगर हम देखें तो ज्योतिराव फुले ने शेतकऱ्याचे आसूड, कल्टीवेटर्स विप कॉर्ड, ये जो दिया है, ये उसी प्रकार से एक मैनिफेस्टो है यहाँ के दलित मजदूरों का, कि समाज में आपको दोनों प्रकार के लोकतंत्र के लिए काम करना है, एक सामाजिक और एक राजनीतिक। तो ये लुबुलुआब इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये एक और सवाल सर, अगर जी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा, निगरों की चर्चा की, ब्राह्मणवाद पे अटैक किया, तमाम ये सब काम उन्होंने किए और जबरदस्त तरीके से उन्होंने किए। अगर आज ज्योतिबा फुले होते, क्या गुलामगिरी लिख पाते? सॉरी, क्या कहा? अगर आज ज्योतिराव फुले होते तो? आज वो गुलामगिरी लिख पाते? जो उस समय वो कह रहे थे, आज अगर होते तो क्या होता? देखिए, अब आज परिस्थिति के अनुसार ये कहना तो मुश्किल है, पर निश्चित रूप से ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन था, उसकी आज बहुत ज़रूरत है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब से ये पिछले 30 सालों से हम एक प्रतिक्रांति देख रहे हैं, मैं तो इसको प्रतिक्रांति के रूप में मान रहा हूँ, जो अभी प्रतिक्रांति, चल जी। रहा है समाज में, जहाँ एक धर्म के नाम की राजनीति आ रही है, प्रतिक्रांति है। तो आज के समय में तो ज्योतिराव फुले के आंदोलन, ज्योतिराव फुले के विचार, उनके मूल्य, ये पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। क्योंकि ज्योतिराव फुले उस समय थे, जब समाज में एक सुधार की प्रक्रिया राज्य की तरफ से भी चालू थी, क्योंकि ये बात मानना पड़ेगा कि इस कुछ सुधारों की प्रक्रिया राज्य की तरफ से भी समर्थित थी। जैसे सती प्रथा का हुँ। उन्मूलन, जैसे शिक्षा का सबके लिए लाना, ये तो राज्य द्वारा समर्थित थे, और इसलिए उन्होंने जॉर्ज पंचम को घोंगड़ी भी भेंट की। ये आपको एक हुँ, मज़ेदार बात हुँ। मैं बताता हूँ। एक बार मैं जी। ज्योतिराव फुले की जयंती पर गया था, तो वहाँ मुझे बताया, ये जब ये जॉर्ज पंचम आए, तो ज्योतिराव फुले ने उन्हें ये घोंगड़ी, वो यानी एक मोटा-सा कंबल होता है, बहुत मोटा कंबल, जो कई गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने भेंट की। हुँ। कारण क्या था? वो जॉर्ज पंचम को धन्यवाद देना चाहते थे कि आपने जो शिक्षा लाई, इससे दलित समाज की मुक्ति हो सकती है। तो आज जो दलित समाज को मुक्ति हुई, एक लंबे संघर्ष के बाद मुक्ति की रास्ता खुला, आज उसको पीछे हटाया जा रहा है। रतनलाल, मेरी पीड़ा ये है कि ये बात कि हम ज्योतिराव फुले को भूल गए, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि आज जिस गति से समाज का एक बड़ा वर्ग इस सामाजिक प्रगति को, बराबरी की दिशा को जिस प्रकार से पीछे ढकेल रहा है, अंधविश्वास के चक्कर में ला रहा है, बाबाओं के चक्कर में ला रहा है, और राज्य की तरफ से ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, दलित, स्त्रियाँ और आदिवासी मज़दूर, इन पर ज़्यादा अत्याचार हो।
ऐसे समय तो मेरे ख्याल से ज्योतिराव फुले के विचारों के आधार पे आंदोलन को विकसित करना अत्यंत जरूरी है, मैं ऐसा कहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वाकई अगर भारत को एक लोकतांत्रिक, एक समतावादी अगर मुल्क बनाना है, देश बनाना है, तो बुद्ध, कबीर, जी, रविदास, फूले, अंबेडकर के विचारों को निश्चित रूप से अपनाना पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई विकल्प दिख नहीं रहा। ये था हमारा ज्योतिबा जयंती विशेष। ज्योतिबा होने के मायने। देखते रहिए अम्बेडकर नंबर। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद रतन लाल।